हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 8 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC है, RO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है, इसके अलावा यूपी पुलिस है, यूपी SI, लेखपाल वीडियो, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2021 और 2022 के जो कुछ सूचकांक हैं इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हाल ही में जारी किया गया था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। इसमें जो भारत है ये 85वें स्थान पर रहा और इसमें डेनमार्क और फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे थे। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, इसमें भारत किस स्थान पर रहा? तो 136वें स्थान पर। और जो फिनलैंड है ये पहले स्थान पर रहा। ध्यान रखेंगे इसे कि फिनलैंड को आप फनलैंड से याद रख सकते हैं, फनलैंड, ठीक है। तो फनलैंड यानी कि आनंद, जहां पर आनंद है तो यहां पर खुशी सबसे ज्यादा है, यानी जो फिनलैंड है ये खुशहाली की रिपोर्ट में नंबर 1 पर है। और जो भारत है 36, यहाँ पर 36 का आंकड़ा है लोगों के बीच, यानी खुशहाली यहाँ पर नहीं है। तो याद रख सकते हैं भारत 136वें स्थान पर। IQ एयर की 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो दिल्ली है और जो सबसे प्रदूषित देश वो बांग्लादेश है और जो भारत है ये 5वें नंबर पर आता है। सिप्री रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा है? तो भारत है। ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि हमारा जो देश है भारत ये सभी देशों से जो है क्या करता है, हथियार को आयात करता है। आपको पता होगा रसिया से, अमेरिका से, तो जो है ये सबसे बड़ा देश है हथियार आयातक 2021 के अनुसार। और सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश कौन सा है? तो ये अमेरिका। इसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि अमेरिका जो है ये सबसे अधिक हथियार को निर्यात करता है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार जो दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है वो कौन सा रहा? तो ध्यान रखेंगे इस्तांबुल है, ये तुर्की का शहर है। और दोस्तों, अगर भारत का पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा, तो ध्यान रखेंगे मुंबई जो है ये भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसकी बात अगर की जाए तो भारत 150वें स्थान पर है और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स 2021 की अगर बात की जाए तो भारत इसमें 101वें स्थान पर है। और दोस्तों, ये सभी जो रिपोर्ट है ये 2022 में जारी की गई, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण परिवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में उद्योग विश्वविद्यालय बनने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मगहर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, PDF ई-बुक डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है यानी BHU ये किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों, ये जो है 153वें स्थान पर रहा, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने ACB 14400 ऐप लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार हाल ही में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन सी अत्याधुनिक योजना बना रही है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पीएम श्री स्कूल योजना। ठीक है, ध्यान रखेंगे पीएम श्री स्कूल जो है बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है MIFF 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन शंख पुरस्कार मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टर्न योर बॉडी टू द सन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता? तो ये जीता है मेघालय ने। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रीति अभ्यास का 10वां संस्करण जो है शुरू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया? तो दिल्ली सरकार ने जो है सड़कें और कॉलोनियां को जो नाम है वो बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक बनेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा प्रयागराज में। दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक, ध्यान रखेंगे स्किन बैंक जो है ये प्रयागराज में बनने जा रहा है। इसके लिए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ओर से प्रस्ताव शासन को भेज दिया जा चुका है। स्किन बैंक होने से बर्न यानी कि जलने वाले गंभीर मरीजों का बेहतर इलाज करना आसान होगा और उन्हें नई जिंदगी मिलेगी। प्रयागराज के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोहित जैन ने बताया कि स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में स्किन बैंक बनाने की तैयारी है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो पहला स्किन बैंक है ये कहाँ पर बनने जा रहा है? तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक बनेगा। दोस्तों स्किन बैंक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्किन बैंक यानी जिस तरह से ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्ध होता है उसी तरह से स्किन बैंक यहाँ पर क्या होगा? तो इसमें जो जलने वाले गंभीर मरीज होंगे यानी बर्न, जो व्यक्ति जल जाते हैं किसी तरह से, तो उन्हें जो है यहाँ पर बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा और उन्हें जो है प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा जो यहाँ पर कराई जाएगी। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक कहाँ पर बनेगा? प्रयागराज में बनेगा। दोस्तों प्रयागराज की यहाँ पर बात है तो प्रयागराज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मैप में देखेंगे कि प्रयागराज है कहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैप में प्रयागराज। दोस्तों जो प्रयागराज है ये उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की सीमा को साझा कर रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चित्रकूट हो गया, यहाँ पर कुशीनगर हो गया, सॉरी यहाँ पर कौशाम्बी हो गया, ये कुशीनगर नहीं कौशाम्बी हो गया, और यहाँ पर प्रतापगढ़ हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जौनपुर हो गया, और यहाँ पर संत रविदास नगर। दोस्तों जो संत रविदास नगर है इसका पुराना नाम अगर देखा जाए तो भदोही था। दोस्तों जब ये संत रविदास नगर डिस्ट्रिक्ट बना था तब इसका नाम भदोही था, और फिर जब मायावती सरकार आई तो उसका नाम संत रविदास नगर कर दिया गया, और फिर से जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो इसे फिर से भदोही कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कौन सा है? भदोही यानी संत रविदास नगर। और एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ये है मिर्जापुर, ये भी जो है प्रयागराज को टच करता है। तो ये सारे जिले हैं जो कि प्रयागराज की सीमा को टच करते हैं। दोस्तों प्रयागराज से संबंधित आपको क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि प्रयागराज का ODOP क्या है। ठीक, ODOP ध्यान रखेंगे तो मूंज उत्पाद जो है ये प्रयागराज का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। दोस्तों प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। कब कब हुए? तो ध्यान रखेंगे 1888 में हुआ, इसके बाद 1892 में हुआ, और इसके बाद 1910 में हुआ। अब जो 1888 में हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नाम ध्यान रखेंगे जॉर्ज यूल। 1892 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और 1910 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम वेडरबर्न। ठीक, तो ये तीनों नाम ध्यान रखेंगे। ये कांग्रेस के अधिवेशन है। दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि 1800 जैसे पूछ लिया जा सकता है कि 1888 का जो कांग्रेस अधिवेशन ये इलाहाबाद में हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसी तरह से तीनों नाम ध्यान रखेंगे, जॉर्ज यूल 1888, 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, और 1910 इसकी अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न ने। दोस्तों इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी वर्तमान में लखनऊ है, इससे पहले प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो इससे पहले प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी, और कब जो है बदल करके
इसे लखनऊ किया गया, तो 1921 में बदल करके इसे लखनऊ किया गया। और इलाहाबाद कब तक रही, तो 1858 से 1921 तक जो प्रदेश की राजधानी है वो क्या रही, ध्यान रखेंगे इलाहाबाद। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, इलाहाबाद जो है ये राजधानी रही थी प्रदेश की। दोस्तों प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब चलाएगी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, तो 1859 में। 1859 में जो है प्रदेश में पहली रेलगाड़ी चली, ध्यान रखेंगे रेलगाड़ी, प्रथम रेलगाड़ी जो है प्रदेश में चली थी 1859 में। और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो इलाहाबाद से कानपुर के बीच में ये चलाई गई थी। दोस्तों एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो प्रयागराज जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो ये सारे क्वेश्चन इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से रिलेटेड हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेट्रो रेल की निगरानी के लिए ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। दोस्तों उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लखनऊ में मेट्रो का केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। कंट्रोल रूम का उद्देश्य अन्य जिलों में चलने वाली मेट्रो की निगरानी के साथ साथ बैकअप तैयार करना है। कंट्रोल रूम के लिए बनने वाला परिसर कई मंजिल का होगा। यहाँ कंट्रोल रूम बनने के साथ ही भविष्य की योजनाओं को देखते हुए कार्यालयों के लिए अभी से स्थान बनाया जाएगा, यानी यहाँ पर जो है जगह दी जाएगी। इसमें मेट्रो का प्रशासनिक कार्यालय भी होगा और गोमती नगर का कार्यालय पूर्व की तरह चलता रहेगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लखनऊ में क्या बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, तो ध्यान रखेंगे मेट्रो का केंद्रीय कंट्रोल रूम, यानी मेट्रो यानी प्रदेश भर में कई जिलों में जो मेट्रो चलती हैं उसकी निगरानी जो है यहाँ पर की जाएगी कंट्रोल रूम में। ठीक, कंट्रोल रूम आप समझ सकते हैं, जैसे विद्यालयों में परीक्षाएं होती हैं तो एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है और उसी कंट्रोल रूम में जो है सारी क्लासों की क्या होती है, अपडेट रहती है, लाइव अपडेट रहती है, जो कैमरा लगे रहते हैं उनकी सारी आपको सूचना उसी कंट्रोल रूम में मिलती है। इसी तरह से जो लखनऊ में मेट्रो का कंट्रोल रूम बनेगा तो मेट्रो से जुड़ी हुई सारी गतिविधियां यहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मेट्रो का केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई, तो ये लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। लखनऊ में देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क बनेगा। खास बात यह है कि ये जो जुरासिक पार्क होगा ये गाड़ियों से निकलने वाली रद्दी टायरों से बनाया जाएगा। एलडीए ने इसके निर्माण की कवायद शुरू कर दी है, जल्द ही टेंडर कराकर निर्माण शुरू कराया जाएगा। इसे जनेश्वर मिश्र पार्क के करीब 50 एकड़ हिस्से में बनाया जाएगा। जनेश्वर मिश्र पार्क 370 एकड़ में बना हुआ है। राजधानी लखनऊ में देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क कहाँ पर बनेगा, तो ये लखनऊ में बनेगा। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि ये जो जुरासिक पार्क है ये टायरों से बनाया जाएगा। दोस्तों जुरासिक पार्क में क्या होगा, तो यहाँ पर जो है डायनासोर उपलब्ध होंगे, यानी टायरों से बने हुए डायनासोर यहाँ पर उपलब्ध होंगे। यहाँ पर डायनासोर के बच्चे यानी छोटे डायनासोर, इसके अलावा जो बड़े डायनासोर हैं वो यहाँ पर सारे देखने को मिलेंगे। तो ये जो है ये आकर्षण का केंद्र बनेगा, पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे कि देश का सबसे बड़ा जो जुरासिक पार्क है ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो लखनऊ में ये बनाया जाएगा, जो कि देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क होगा। ठीक, खास बात यहाँ पर क्या होगी कि ये टायरों से बनाया जाएगा, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टायरों से बनने वाला देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में। हालांकि अभी बना नहीं है, ध्यान रखेंगे ये बनाया जाएगा लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत जो है 180 देशों की सूची में अंतिम पायदान यानी कि 180वें स्थान पर रहा। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया और इसमें 180 देशों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट प्रत्येक दूसरे साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है। ठीक, ये जो रिपोर्ट है दोस्तों जो जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के संयुक्त रूप से, तो ये जो है प्रत्येक दूसरे साल तैयार की जाती है। और दोस्तों सबसे सटीक ये
रिपोर्ट मानी जाती है पर्यावरण से संबंधित। प्रत्येक 2 साल में सामने आने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की 11 श्रेणियों में 40 मानकों में भारत की रैंकिंग 180वीं रही। इसमें दोस्तों जो शीर्ष स्थान पर देश रहा वो कौन सा रहा, तो इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क जो है ये पहले स्थान पर रहा। वहीं अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए तो उनकी स्थिति भारत से अच्छी है, क्योंकि जो बांग्लादेश ये 176वें स्थान पर है, और जो पाकिस्तान ये 176वें स्थान पर है, जो बांग्लादेश ये 177वें स्थान पर है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें जो भारत है ये अंतिम पायदान पर रहा, यानी 180 स्थान पर रहा। 180 देशों को इसमें शामिल किया गया, तो ये सबसे आखिरी में रहा जो भारत है। और जो पहले स्थान पर है डेनमार्क, ये नाम ध्यान रखेंगे, और वहीं पड़ोसी देशों को भी ध्यान रख सकते हैं, पाकिस्तान 176 और बांग्लादेश 177। वैसे 2 नाम ये आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं है, भारत की और पहले स्थान पर जो है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा राजस्थान ने। दोस्तों राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। उन्होंने जयपुर राजस्थान के सवाई मान सिंह स्टेडियम में उद्घाटन और खिलाड़ी पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि किस राज्य ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो ये राजस्थान ने की है। दोस्तों वैसे जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अभी इसका नाम बदला गया था, ये केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता था, तो इसका नाम क्या कर दिया गया था, इसका नाम जो है हॉकी के महान खिलाड़ी जो थे मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पर किया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है या जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार था। और अभी जो है क्या हुआ है, तो अभी ध्यान रखेंगे कि जो राजस्थान राज्य है इसने घोषणा की है कि राज्य जो सरकार जो है इस अवार्ड को प्रदान करेगी। राज्य के जो खिलाड़ी होंगे उन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पुरस्कार एक दिया जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये कि अगर पूछा जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की किसने घोषणा की है, तो ये राजस्थान ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बजराम बेगस। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये बने हैं अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। अल्बानिया की संसद ने 3 दौर के मतदान में कोई उम्मीदवार नामित नहीं किए जाने के बाद एक शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मेजर बजराम बेगस को अपना नया अध्यक्ष चुना। निवर्तमान राष्ट्रपति इलिर मेटा ने AAF के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के रूप में बेगस के पद छोड़ने से संबंधित डिक्री पर हस्ताक्षर किए। बेगम बजराज, जो ये बजराज बेगस हैं, ये 25 जुलाई 2022 को जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं इलिर मेटा, इनकी जगह लेंगे और राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ लेंगे और 22 जुलाई 2022 तक ये पद पर बने रहेंगे। कौन? ये बने रहेंगे इलिर मेटा। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अल्बानिया के नए राष्ट्रपति जो है कौन बन गए हैं, तो मेजर बजराम बेगस जो है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक, इनका नाम ध्यान रखेंगे। अल्बानिया की अगर बात कर दी जाए तो अल्बानिया की राजधानी क्या है, ध्यान रखेंगे तिराना अल्बानिया की राजधानी है। अल्बानिया की मुद्रा अल्बानियाई लेक और अल्बानिया के जो राष्ट्रपति बन गए हैं मेजर बजराम बेगस। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 7 जून को जो है हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य होता है। इसके साथ ही खराब एवं दूषित भोजन करने के कारण हर साल हजारों लोग बीमार पड़ते हैं तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इन सब के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। दोस्तों साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखेंगे 7 जून को जो है हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है, हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इस वर्ष की थीम क्या रही, तो ध्यान रखेंगे 2022 की थीम रही सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। ठीक, ये 2022 की विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम रही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु साईं दत्त ने खेल से संन्यास लिया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं।
भारत के जो बैडमिंटन खिलाड़ी थे गुरु साई दत्त, इन्होंने संन्यास ले लिया है। इन्होंने पुलेला गोपीचंद की एकेडमी में बैडमिंटन की बारीकियां सीखी थी। उनका करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन बीते कुछ सालों में इंजरी ने उनके फिटनेस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यानी कुछ इंजरी की वजह से ये जो है अस्वस्थ रहे, इनकी फिटनेस जो है वो थोड़ी डाउन हुई। गुरु साई दत्त ने अपनी फिटनेस पर हावी इंजरी को देखते हुए संन्यास का ऐलान किया। गुरु साई दत्त ने 2008 कॉमनवेल्थ गेम्स यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। ये मेडल आपको ध्यान रखेंगे इनके नाम से संबंधित। और इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। ठीक, तो गोल्ड ध्यान रखेंगे, इन्हें कब दिया गया था, कब इन्होंने जीता था, तो 2008 के यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो गुरु साई दत्त हैं ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संदीप प्रधान। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई के जो महानिदेशक संदीप प्रधान हैं, इन्हें भारत सरकार ने उनकी मौजूदा पद पर 2 साल से अधिक का सेवा विस्तार दिया। भारतीय राजस्व सेवा के 1990 बैच के अधिकारी प्रधान का मौजूदा कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो रहा था, लेकिन मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति उनके कार्यकाल को 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। यह संदीप प्रधान का दूसरा विस्तार है। मई 2020 में उनकी कार्यकाल को 2 साल का विस्तार किया गया था। यानी दोस्तों ध्यान रखेंगे भारतीय खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं संदीप प्रधान, इनके कार्यकाल को फिर से जो है 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और अब ये कब तक बने रहेंगे, तो इस पद पर ये 30 सितंबर 2024 तक बने रहेंगे। इसके पहले भी जो इनका अभी कार्यकाल वर्तमान में चल रहा है, ये भी इनका विस्तार किया गया था। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, तो संदीप प्रधान ये जो है भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अभी जो है अग्नि 4, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये जो परीक्षण ये कहाँ पर किया गया, तो ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। दोस्तों ध्यान रखेंगे जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, इसका नाम बदला गया था। इसका पुराना नाम क्या था, तो व्हीलर द्वीप इसका पुराना नाम था और नया नाम हो गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ये जो मिसाइल है ये 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। जमीन से जमीन पर ये वार करती है। ये जो मिसाइल ये 20 मीटर लंबी है, 1.5 मीटर चौड़ी है और 17 टन इसका वजन है। ये मिसाइल 1000 किलो वजन तक विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखती है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों गलत है, जो थीम है ये यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन की थी, ये आपको हमने बता भी दी है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत ने जो है 6 जून 2022 को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये थे 8 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ शुरू हुए, तो ये हरियाणा में शुरू हुए थे और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। ये रहा आज का क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।